So, hello guys, welcome to my channel इंग्लिश हुआ। आज कंप्यूटर डिज़ाइन के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है लेक्सिकल एनालिसिस रेगुलर एक्सप्रेशन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं तो लेक्सिकल एनालिसिस जो डिफरेंट एनालिसिस फेजेस है कंपाइलर डिज़ाइन के। तो उसके अंदर जो सबसे पहला आता है लेक्सिकल एनालिसिस। तो उसके अंदर एक टर्म होती है रेगुलर एक्सप्रेशन करके। तो उसके अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, कैसे काम करती है और क्या क्या क्यों ज़रूरत है हमें इस चीज़ की। तो इन चीज़ों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहली चीज़ जो क्वेश्चन आता है कि रेगुलर एक्सप्रेशन होती क्या है, व्हाट इज़ रेगुलर एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन एक पैटर्न होता है, एक पैटर्न है जो टोकन्स को डिस्क्राइब करता है, लेक्सिकल एनालाइजर को बताता है कि स्ट्रिंग वैलिड है या नहीं। तो इस चीज़ का क्या मतलब है, टोकन्स को डिस्क्राइब करता है। जैसा कि हमने पहले भी जाना है कि लेक्सिकल एनालिसिस के ड्यूरिंग में जो भी हम कोड लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हमने लिखा इंट ए इज इक्वल्स टू 10। तो ये जो कंप्लीट लाइन है ये टोकन्स में ब्रेक होती है कैसे। इंट सॉरी एक अलग टोकन है, ए एक अलग टोकन बनेगा, इक्वल्स टू एक अलग टोकन बनेगा, 10 एक अलग टोकन बनेगा एंड सेमीकोलन एक अलग टोकन बनेगा। सो ये कुछ इस तरीके से टोकनाइजेशन या टोकन के फॉर्मेट में कोड जो है तो उठता है या टोकन जो है बनते हैं, जनरेट होते हैं लेक्सिकल एनालिसिस के ड्यूरिंग में। ठीक है, तो इन टोकन्स को डिस्क्राइब करने का काम कि भाई इंट क्या है, ए क्या है, इक्वल्स टू क्या है, सेमीकोलन क्या है, इसका काम क्या है, ये 10 क्या है, इनको डिस्क्राइब करने का काम रेगुलर एक्सप्रेशन का जो पैटर्न है वो करता है। रेगुलर एक्सप्रेशन एक पैटर्न है जो जिसके अंदर टोकन्स को डिस्क्राइब किया जाता है। जो ये टोकन्स हमारे हैं इनको डिस्क्राइब किया जाता है। लेक्सिकल एनालाइज़र को बताता है कि स्ट्रिंग वैलिड है या नहीं। जो लेक्सिकल एनालाइज़र जो टूल है हमने जो लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था, जो लेक्स और फ्लेक्स करके टूल्स के नेम है, जो लेक्सिकल एनालाइज़र पे काम करते हैं और उसको ऑटोमेटिकली जनरेट करते हैं। ठीक है, एनालिसिस के जनरेशन जो होता है टोकन का वो ऑटोमेटिकली करते हैं। तो उनको बताता है कि स्ट्रिंग जो हमने लिखी है, यानी कि जो कंप्लीट हमने ये कोड जो लाइन लिखी है ये वैलिड है या नहीं। तो इसका मतलब क्या है वैलिड है या नहीं, कि कोई सिंटेक्स एरर नहीं है, कोई सिमेंटिक एरर नहीं है। ये चीज़ें चेक करता है कि भाई टोकन्स जो हैं वो जो कीवर्ड्स प्रीडिफाइंड है या नहीं, आइडेंटिफायर्स लॉजिकल हैं या नहीं। तो उन चीज़ों के हिसाब से वैलिडेशन चेक करता है एंड उसको लेक्सिकल एनालाइजर को बताता है। रेगुलर एक्सप्रेशन का जो पैटर्न है वो, या यूँ कह लीजिए रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो ये काम करता है। क्यों? क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन एक पैटर्न होता है जो टोकन्स को डिस्क्राइब करता है, लेक्सिकल एनालाइजर को बताता है कि स्ट्रिंग वैलिड है या नहीं। नेक्स्ट टॉपिक्स में अगर हम बात आएँ, अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, रूल टू फॉर्म टोकन्स, यानी कि कुछ ऐसे रूल्स जिनसे टोकन्स जनरेट होते हैं, यानी कि इन रूल्स के अंडर ही हम टोकन्स को जनरेट कर सकते हैं। ये रूल्स जो हैं वो ब्रेक नहीं होने चाहिए टोकन जनरेशन के ड्यूरेशन में। ठीक है, सो अगर आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वाई रेगुलर एक्सप्रेशन इज़ यूज्ड, रेगुलर एक्सप्रेशन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है लेक्सिकल एनालिसिस के ड्यूरिंग। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आती है आइडेंटिफायर्स डिफाइन करने के लिए, कि जो आइडेंटिफायर्स हैं पर्टिकुलर उनको डिफाइन करने के लिए आइडेंटिफायर क्या क्या है हमारे पास जो हमने यूज़ कर रखे हैं पूरे कोड के अंदर। कीवर्ड्स मैच करने के लिए कि जो प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं, उनके अलावा क्या हमने कोई और यूज़र डिफाइंड खुद से ही कोई कीवर्ड बना दिया है जो एग्जिस्ट नहीं करता कंपाइलर के अंदर, तो वो मैच करने के लिए कि हाँ सारे कीवर्ड्स वही हैं जो प्री डिफाइंड है सिस्टम के अंदर, कंपाइलर के अंदर, और वही यूज्ड हैं, तो उनकी मीनिंग्स ऑलरेडी डिटेक्टेड हैं। देन थर्ड पॉइंट आता है नंबर्स, ऑपरेटर्स, सिंबल्स डिटेक्ट करने के लिए, यानी कि नंबर्स कौन कौन से हैं, ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करनी है, सिंबल्स कौन कौन से यूज्ड हैं, यूज़ किए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें डिटेक्ट करने के लिए भी रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ किया जाता है लेक्सिकल एनालिसिस के दौरान। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ लेते हैं तो आइडेंटिफायर क्या है, मान के चलिए यहाँ पे लेटर स्लैश डिजिट और यहाँ पे एक ये स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब है क्लीनी स्टार। तो अगर अब इसको एग्जांपल से लिया जाए तो एक एग्जांपल है, मान के चलिए लेटर ए, और यहाँ पर भी हो गया लेटर ए, और डिजिट मान लीजिए चलिए 2 और क्लीनी स्टार। इस टाइप से ये आपका एक आइडेंटिफायर होगा जो आपका डिफाइन हो गया। और नंबर में अगर हम बात करें तो नंबर में डिजिट प्लस लिखा है, यानी कि जो डिजिट है उसमें 2 प्लस कर दीजिए तो वो आपकी डिजिट जो नंबर है वो तैयार हो जाती है, यानी कि 2 + 3 या 2 + 1 तो नेक्स्ट 1 3, इस टाइप से। सो नेक्स्ट टॉपिक में अगर हम आएँ इसके सबऑर्डिनेट्स में, तो कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के। तो बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से रेगुलर एक्सप्रेशन के, अब हम वो जानते हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो आता है सिंबल।
या यूँ कह लीजिए अल्फ़ाबेट, जिसको हम डिनोट करते हैं समेशन या सिग्मा से, ठीक है। इसका शॉर्ट हैंड नोटेशन या यूँ कह लीजिए इसको जो निमोनिक्स है इसका, आई गेस निमोनिक्स ही होता है, मतलब जिसको शॉर्ट में सिंबल जो है इसका, सिंबल और अल्फ़ाबेट का जो सिंबल जिससे हम डिनोट करते हैं इसे, वो है ये है सिग्मा। तो इसके अंदर आता क्या-क्या है, ये एक सेट होता है किसका, स्मॉल a टू z, ठीक है, एंड कैपिटल A टू Z एंड 0 टू इनफाइनाइट, आप जहाँ तक सोच सकें, इन सब का एक सेट होता है। तो ये हमारा सिंबल और अल्फ़ाबेट के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो आता है ऑपरेटर्स एंड रेगुलर एक्सप्रेशन के ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेटर है बैकटिक्स, जो एक सिंबल होता है, अगर आपने देखा हो, जो कीबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कीबोर्ड के अंदर जो एस्केप की होती है ESC, उसके जस्ट नीचे एक की होती है जिसके अंदर एक ये बैकटिक्स और इनके साथ में एक इस टाइप का कुछ सिंबल होता है उसकी के ऊपर, तो इनका नाम है बैकटिक की। और अगर आप इनका यूज़ पूछें तो यहाँ पे मीनिंग बैकटिक ही है और इनका यूज़ होता है एज और यूनियन, यानी कि जब भी आपको रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर ऑपरेशन में आपको ये दिखाना है कि या तो ए या तो बी, अगर आपको ऐसा करना है तो आप उसके लिए बैकटिक्स का यूज़ कर सकते हैं, बैकटिक्स का। और इनका यूज़ एक और होता है, हालांकि वो जावास्क्रिप्ट के अंदर होता है, जो टेम्पलेट लिटरल्स के लिए हम करते हैं। अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ रखी है तो आपको उससे अंदाज़ा लग जाएगा कि जो टेम्पलेट लिटरल्स जो चीज़ होती है स्ट्रिंग के अंदर, जब भी हम उसको यूज़ करते हैं तो उसके लिए जो हम बैकटिक्स का यूज़ करते हैं, सेम बैकटिक्स हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं ऑपरेटर में ऑपरेशंस परफॉर्म कराने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है डॉट या फुल स्टॉप कह लीजिए ऑपरेटर। वो क्या काम करता है, कॉन्कैटिनेशन, यानी कि दो जो भी आपके इनपुट्स हैं उनको कॉन्कैटिनेट कर देगा, जोड़ देगा। फॉर एग्जांपल आपने एक इनपुट दिया ए, एक इनपुट दिया बी, तो उन दोनों को कॉन्कैटिनेट करके कुछ इस तरीके से लिख देगा ए बी, ठीक है। यानी कि उनको बिना लॉजिकल ऐड लगाए उन दोनों को साइड बाय साइड लिख देगा। बेसिक काम इतना है। अगर आपने ए की वैल्यू 5 दी है और आपने बी की वैल्यू 6 दी है तो उसको 56 लिख देगा, इन कंपैरिजन ऑफ के वो ऐड करेगा उनको, वो 56 लिखेगा, ना कि 11 आपको आउटपुट देगा। तो ये होता है कंकैटिनेशन। देन उसके बाद आता है स्टार इज़ बेसिकली उसका मीनिंग होता है क्लीनी स्टार। तो इसके अंदर रिपीटेशंस होती हैं, यानी कि आपने एक पर्टिकुलर लाइन लिखी, फॉर एग्जांपल आपने लिखा कि मेरे को एक नंबर ऑफ़ सीरीज़ चाहिए, मान के चलिए आपने लिखा कि मेरे को चाहिए ए और मेरे को मतलब एक सेट चाहिए जिसके अंदर आपको ए मल्टीपल टाइम्स चाहिए, जब भी ए और बी हो, लास्ट में जो पूरी एक जो स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग के लास्ट में ए आपको चाहिए ही चाहिए। तो अब उसके मल्टीपल ऑप्शंस बन सकते हैं, जैसे एक तो सबसे पहला, और एक चीज़ और है कि क्लीनी स्टार के अंदर आप एक चीज़ और डिफाइन करते हैं जो होता है एप्सिलॉन, यानी कि एम्प्टी सेट, इनके आप उसको भी इंक्लूड करते हैं। देन उसके बाद आप लिखते हैं जैसे कि यहाँ लिखा है 0 और मोर, तो 0 को डिनोट करने के लिए हम लिखते हैं, यूज़ करते हैं एप्सिलॉन का। ये होता है हमारा एप्सिलॉन। ऑटोमेटा थ्योरी के अंदर ये एप्सिलॉन होता है टू शो द एम्प्टी सेट, यानी कि खाली सेट को डिनोट करने के लिए ये होता है एप्सिलॉन, ठीक है। तो इसके बाद अब आपने मान के चलिए ए लिया कि तो एक ए हो जाएगा, एक ए हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, आई मीन सॉरी ए भी नहीं होगा, वो बी ए होगा। इस टाइप से फर्दर और चलता रहेगा, ये इनफाइनाइट लूप तक चलता रहेगा, कोई रिपीटेशन इसको मतलब कोई एंडिंग नहीं हो सकती, सिवाय जब तक इसकी खुद का जो कंडीशन है वो ब्रेक ना हो, तो या फिर कुछ और कंडीशंस आप ऐड ऑन कर दें, तब जाके ये रिपीटेशन उसका बंद होता है। तो इस स्टार का बेसिक काम ये रिपीटेशन परफॉर्म कराना। ओके, सो नेक्स्ट आता है प्लस ऑपरेटर, या यूँ कह लीजिए वन और मोर। क्या इसका मतलब है, ईदर ये और मतलब या तो एक या तो उससे ज़्यादा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ए प्लस इसमें जो है एग्जांपल दिया हुआ है कि ए प्लस का क्या मतलब है कि या तो ए या तो बी, या यहाँ पे जो भी है मान के चलिए बी ले लेते हैं, तो ए या तो बी, मतलब या तो एक इनपुट आएगा या तो एक से ज़्यादा इनपुट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब है 0 और 1, यानी कि या तो 0 ही आएगा या तो 1 ही आएगा। इफ़ और एल्स की सिचुएशन है कि या तो ए या तो बी। इफ़ और एल्स, अगर आपने टर्नरी ऑपरेटर्स पढ़े हों तो टर्नरी ऑपरेटर्स के अंदर भी सेम कंडीशन होती है, आई मीन मतलब सेम सिंबल्स का यूज़ होता है लगभग लगभग। वहाँ पे एक आपको ये और मिलता है सेमीकोलन या कोलन टाइप, सॉरी कोलन मिलता है, जिससे ये होता है आपका इफ़ कंडीशन के लिए, होता है एल्स के लिए, कि अगर ए इज़ ग्रेटर देन है बी तो ये कर दो, एल्स बी इज़ ग्रेटर देन है ये, तो
मतलब एल्स में तो फिर वही हो गया कि आपको सीधा-सीधा आपने वो लिख दिए। तो ये टर्नरी ऑपरेटर्स होते हैं, बट यहाँ पे हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके बारे में जानना है, जो एक क्वेश्चन मार्क है जिसका एग्ज़ाम्पल है ए क्वेश्चन मार्क, यानी कि 0 और 1 में ही ये आपको, इसका मीनिंग है 0 और 1 मतलब कि या तो 0 या तो 1, या तो 1 या तो 0, इसी के अंदर इसका आउटपुट आएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन की, तो आइडेंटिफायर का आपका एक सिंपल सा एग्जांपल है ये, आप इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं, लेटर्स स्लैश डिजिट एंड ब्रैकेट क्लोजेस एंड देन क्लीनी स्टार। ये एक आइडेंटिफायर है आपका, सिंपल आइडेंटिफायर जो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर यूज़ होता है। लेटर्स के अंदर आप कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हैं, डिजिट के अंदर आप कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं, दैट ऑन डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए एंड b/3 एंड स्टार। दिस वन इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर हम बात करते हैं इंटीजर और नंबर की, तो इंटीजर नंबर के लिए यहाँ पे हमें शो किया हुआ है डिजिट प्लस इज़ एन एग्जांपल। तो अगर हम इसका एक एग्जांपल लें डिजिट, तो मान चलिए 2 प्लस, ये एक आपका रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया। रेगुलर एक्सप्रेशन का एग्जांपल है इंटीजर नंबर के लिए। ठीक है, मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर इंटीजर नंबर को कुछ इस तरीके से नोट किया जाता है। अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट में बता देना कि हाँ मैं गलत हूँ और इस तरीके से मैं गलत हूँ, यहाँ पे जो भी रीजंस होंगे वो बता देना। ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्लोटिंग नंबर। फ्लोटिंग नंबर के अंदर जैसे कि हमें पता है फ्लोटिंग नंबर डेसिमल से ही अलग अलग होते हैं, यानी कि डॉट से डिफरेंशिएट होते हैं। तो यहाँ पे अगर इसका रियल लाइफ एग्जांपल एक नंबर अगर आपको वैल्यूज़ के साथ लेना है, तो आप ऐसे ले सकते हैं 2 प्लस डॉट 3 प्लस डिजिट प्लस डॉट 3 डिजिट प्लस, जो कि यहाँ पे शोड है। ठीक है, शोन है कि भाई इस तरीके से आपको फ्लोटिंग नंबर्स आपको रिप्रेजेंट करने हैं इन रेगुलर एक्सप्रेशन। कीवर्ड्स सच एज इफ़, कीवर्ड्स आपको पता है कि कीवर्ड्स जो हैं हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ कीवर्ड्स ऑलरेडी सेम ही होते हैं हर एक प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के अंदर, जैसे कि इफ़, एल्स, स्विच, केस, स्विच, ब्रेक, इस टाइप के कुछ जो हैं कीवर्ड्स वो सेम से ही होते हैं हर एक में। इफ़, एल्स, स्विच, ब्रेक, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, इस टाइप के कुछ जो हैं कि प्री डिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो रेगुलर एक्सप्रेशन के कुछ लॉज होते हैं, एल्जेब्रिक लॉज। एल्जेब्रिक लॉज आपने पहले भी काफ़ी सारे पढ़े होंगे, ये भी उन्हीं की तरह सेम टू सेम है। यहाँ पे आप इनकी वैल्यूज़ पे मत जाइएगा, क्योंकि ये वैल्यूज़ आपके वेरिएबल्स हैं, आप इनको ए बी भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहले वाले लॉ की बात करूँ तो ए और बी इज इक्वल्स टू ए, आई मीन सॉरी बी और ए। तो इसका मतलब क्या है कि या तो ए या तो बी, या तो बी या तो ए, ये दो सेम से ही हैं। इस जो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब होता है और, यानी कि लॉजिकल और, यानी कि अगर इसकी वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 1 है, 0 है और इसकी वैल्यू 1 है, तो ये यहाँ पर 1 लेगा और यहाँ पर भी 1 लेगा। ठीक है, इस तरीके से कि अगर एक हाई है तो मैं हाई वाले को लूँगा, या ये दोनों में से एक लो होता है तो मैं लो वाले को लूँगा, उस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये वेरिएबल्स हैं, आप उनको अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। देन जो सेकंड लॉ है वो तो कहता है r/s/t, और सेम यहाँ पे कि r/s/t। आपने 11th में पढ़े होंगे काफ़ी सारे अलजेब्रिक लॉज, तो ये भी उन्हीं की तरह सेम है, कुछ और ख़ास नहीं है इनके अंदर भी। r/s/t, r/s/t, ठीक है, मतलब ब्रैकेट्स का ऑपरेशनल जो फंक्शनिंग है उन पे चेंजेस आते हैं कि पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे आता है कि भाई आप इन दोनों को करेंगे, फिर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देन अगर हम बात करें आर क्लीनी स्टार की, तो वो डायरेक्टली आपका आर क्लीनी स्टार ही आता है, एक सिंगल आर क्लीनी स्टार, वो सेम ही है, कुछ फ़र्क नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे कुछ अलजेब्रिक लॉज हैं रेगुलर एक्सप्रेशन लॉज के अंदर। देन अगर हम बात करें रिलेशनशिप बिटवीन रेगुलर एक्सप्रेशन, डीएफए एंड एनएफए, अगर आप पूछें कि डीएफए और एनएफए क्या होता है, तो डीएफए हमारा होता है डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, एंड एनएफए होता है हमारा नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, नॉन डीएफए। ठीक है, ये होता है। तो अगर इनकी रिलेशनशिप की बात करें तो रेगुलर एक्सप्रेशन रिलेटेड होता है एनएफए से, एंड एनएफए रिलेटेड होता है डीएफए से, एंड डीएफए रिलेटेड होता है लेक्सिकल एनालाइजर से। ठीक है, या यूँ कह लीजिए कि रेगुलर एक्सप्रेशन को आप एनएफए में कन्वर्ट करते हैं, देन एनएफए से कन्वर्जन होता है डीएफए के अंदर, एंड डीएफए से कन्वर्जन होता है लेक्सिकल एनालाइजर के टोकन्स के अंदर। ठीक है, इस तरीके से आप इनका रिलेशन समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर इंपॉर्टेंट लाइन फॉर एग्ज़ाम, तो आप कुछ इस तरीके से इसे डिफाइन कर सकते हैं।
Regular expressions are used to describe tokens which are recognized by finite automata in lexical analysis. Regular expressions का इस्तेमाल होता है डिस्क्राइब करने के लिए उन टोकन्स को जो रिकग्नाइज होते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा से लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर, यानी लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर जो जो आपके टोकन्स रिकग्नाइज्ड हैं फाइनाइट ऑटोमेटा से, उनका उनको डिस्क्राइब करने का काम आपका रेगुलर एक्सप्रेशन करता है। ठीक है, मान के चलिए एक रेगुलर एक्सप्रेशन आपके हो गए प्रिंसिपल सर, जो कि डिस्क्राइब कर रहे हैं हर एक टीचर को आप लोगों के सामने फाइनाइट ऑटोमेटा इन द सेंस जो अभी आपका स्टाफ है कॉलेज स्कूल का, तो उस स्टाफ के थ्रू उस टीचर को पर्टिकुलर कौन सी सब्जेक्ट आपको पढ़ाने के लिए दिया गया है, वो अगर प्रिंसिपल आपके बताते हैं, मान के चलिए रेगुलर एक्सप्रेशन आपके प्रिंसिपल हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा आपका स्टाफ है, एंड जो टोकन्स हैं वो आपके टीचर्स हैं, जो आप जिनके बारे में आपको बताया जा रहा है कि वो टीचर आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, तो वो जो हैं इस तरीके से वो यूज़ होता है रेगुलर एक्सप्रेशन का। रेगुलर एक्सप्रेशन आर यूज टू डिस्क्राइब टोकन्स विच आर रिकग्नाइज्ड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा इन लेक्सिकल एनालिसिस। यानी कि लेक्सिकल एनालिसिस को मान के चलिए आपका स्टडीज़ है, तो स्टडीज़ के अंदर टीचर्स आपका किस तरीके से रोल निभाएंगे, उनको स्टाफ ने, जो स्कूल का स्टाफ है या कॉलेज का स्टाफ है, उन्होंने क्या वैल्यूज़ दी हैं, और उन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल या जो स्टाफ मेंबर्स हैं, जो हेड स्टाफ मेंबर्स हैं, वो बाकी जो सबऑर्डिनेट्स, जो लोअर रैंक टीचर्स हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, उनकी जो वो है यार सब्जेक्ट्स और जो लेक्चर्स हैं, वो आपको समझा रहे हैं कि ये टीचर आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे या ये लेक्चर आपके ये लेक्चर्स अटेंड करेंगे। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, आप इसको याद कर लीजिएगा और शायद आप इसे और अच्छे से समझ सकें जब आप इसे पढ़ेंगे और इसके बारे में सोचेंगे। तो नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एक्सप्रेशन वर्सेस जनरल ग्रामर। ठीक है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन और ग्रामर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, हमने लास्ट वीडियो के अंदर कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के एक कुछ पढ़ा था कि कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर होता क्या है। ठीक है, तो ग्रामर बेसिकली सेट ऑफ रूल्स होता है हमारा, जो डिस्क्राइब करता है कि हाँ हमें किसी काम को किस तरीके से करना है और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर इंक्लूडेड होनी चाहिए। हर एक चीज़ की ग्रामर होती है, जैसे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की एक ग्रामर है, हिंदी लैंग्वेज की एक ग्रामर है, तो हमें चीज़ों को उसी ढंग से करना होता है ग्रामर के अंदर कि अगर आपको सेंटेंस बनाना है तो आपको ये चीज़ें यूज़ करनी होंगी, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब एंड कंजंक्शन, रिपोजिशन, इन चीज़ों का यूज़ करना ज़रूरी है। उसी तरीके से अगर हम बात करें रेगुलर एक्सप्रेशन और ग्रामर की, रेगुलर एक्सप्रेशन और ग्रामर्स क्या क्या होते हैं, तो रेगुलर एक्सप्रेशन आपका टोकन्स डिस्क्राइब करता है, एंड जो ग्रामर है वो आपको सिंटेक्स डिस्क्राइब करता है। सिंटेक्स होता क्या है, कैसे क्या मीनिंग है उसका, ये सारी चीज़ें आपका ग्रामर डिस्क्राइब करता है। वही रेगुलर एक्सप्रेशन जो है आपका लेक्सिकल एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है, एंड जो ग्रामर है वो आपके सिंटेक्स एनालिसिस के लिए यूज़ की जाती है। सिंटेक्स एनालिसिस इन द सेंस आपका सिंटेक्स वो प्रॉपर है या नहीं, कुछ मिस्टेक्स, इनवैलिड सिंटेक्स आपने यूज़ नहीं कर रखा, कोई टोकन्स इनवैलिड नहीं है जो आपने यूज़ कर रखे हैं, तो उस चीज़ की चेकिंग आपकी ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग होती है। इसके जो ग्रामर के रूल्स होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, और इन कंपैरिजन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन के रूल्स बहुत ही ईजी होते हैं। अगर इन शॉर्ट समझा जाए कि हमने इस पूरे टॉपिक के अंदर क्या कवर अप किया है, तो वो है रेगुलर एक्सप्रेशंस आर यूज्ड इन लेक्सिकल एनालिसिस टू स्पेसिफाई पैटर्न्स फॉर टोकन्स सच एज आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स एंड कॉन्स्टेंट्स। रेगुलर एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल किया जाता है लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर। रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज़ हम करते हैं लेक्सिकल एनालिसिस में टू स्पेसिफाई पैटर्न्स फॉर टोकन्स। जो भी हमारे टोकन्स हैं उनके लिए जो पैटर्न्स हैं उनको स्पेसिफाई करने के लिए, सच एज आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स एंड कॉन्स्टेंट्स। जैसे कि ये पता लगाने के लिए कि आइडेंटिफायर्स कौन कौन से हैं, कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, कॉन्स्टेंट कौन कौन से हैं, ये पता लगाने के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं, ताकि एक स्पेसिफिक पैटर्न हमें मिल सके फॉर टोकन जनरेशन के लिए। देन जो सेकंड लाइन है वो कहती है दे आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग फाइनाइट ऑटोमेटा टू रिकॉग्नाइज वैलिड स्ट्रिंग्स इन द सोर्स प्रोग्राम। यानी कि क्या कि दे आर मतलब रेगुलर एक्सप्रेशंस जो हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा के ज़रिए टू रिकॉग्नाइज स्ट्रिंग इन वैलिड स्ट्रिंग्स यानी कि हर एक लाइन जो आपने कोड लिखी है वो वैलिड है, उसका एक सिंटेक्स है, उसकी प्रॉपर सिमेंटिक है, जो लीगल है, वैलिड है, हर एक चीज़ आपने प्रॉपर यूज़ की हुई है, कहीं पे कोई भी मिसमैच या एरर का गारंटी नहीं है। ठीक है, सो इन शॉर्ट अगर समझा जाए इस पूरे पैराग्राफ को, तो रेगुलर एक्सप्रेशंस हमारे लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर यूज़ किए जाते हैं
पैटर्न्स को स्पेसिफाई करने के लिए, ताकि हम टोकन्स जनरेट कर सकें ईज़िली, कोई दिक्कत ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कीवर्ड्स, कॉन्स्टेंट्स एंड आइडेंटिफायर्स को स्पेसिफाई करने के लिए कि ये चीज़ें ये हैं। और जो रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है फाइनाइट ऑटोमेटा के द्वारा, रिकग्नाइज करने के लिए वैलिड स्ट्रिंग्स को पूरे सोर्स प्रोग्राम के अंदर से। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आई होंगी चीज़ें। अगर नहीं आती तो कमेंट ज़रूर करना। एंड हाँ, यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है लेक्सिकल एनालिसिस रेगुलर एक्सप्रेशन का। आगे हम एनएफए, डीएफए और उनके कन्वर्जन डिफरेंसेस के बारे में भी जानने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ अगर उन्हें भी चीज़ जाननी हो। अगर आपको समझ में आई हो और आप उन्हें समझा सकें, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू, बाय बाय।